जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे ये चीज होनी थी, ये सर्टेन थी। मतलब ये जो क्रेडिट को लेकर जो पूरी बातें शुरू हो गई ना सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं होनी थी। जितने भी लोग केकेआर को फॉलो कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अवेयर थे कि केकेआर में कहीं ना कहीं पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर गंभीर की तरफ गया है। और ऑब्वियस ही बात है, गंभीर ठीक है, उन्होंने केकेआर को 2 बार जिताया है, वो प्लेऑफ्स में भी लेके गए हैं। बट एज ए मेंटोर केकेआर से वो इसी साल जुड़े थे। लास्ट 2 ईयर से हम देख ही रहे थे, 2022 में 2023 में केकेआर ने कितना स्ट्रगल किया। एंड इवेंचुअली इन दोनों सालों में केकेआर ने 7th पोजीशन के ऊपर एंड किया था। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि गंभीर के आने के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ी बदल गए हो। मिचेल स्टार्क एक ऐसे खिलाड़ी आए जिनका कि इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सुनील नारायण की बात कर लें, आप आंद्रे रसेल की बात कर लें, आप नीतीश राणा की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, वेंकटेश की बात कर लें, वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें, ये सब प्लेयर्स कहीं ना कहीं पहले भी मौजूद थे और अभी भी मौजूद थे। तो ऐसे में जब कल केकेआर ने सनराइज को हराकर आईपीएल के ऊपर कब्जा किया तो हर कोई यही बात करने लगा कि यार आखिर इस जीत का क्रेडिट किसको जाएगा। जब मैच के बाद में जो प्रेजेंटर्स थे, हर्षा भोगले वगैरह, ये सब जब खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे थे तब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। वेंकटेश अय्यर वहां पर खड़े हुए थे। वेंकटेश अय्यर ने कल हाफ सेंचुरी मारी थी फाइनल में। वेंकटेश अय्यर वहां पर खड़े हुए थे। वेंकटेश अय्यर से जाकर हर्षा भोगले जब बात करने के लिए गए तो ऑब्वियसली बात है, हर्षा भोगले वहां पर वेंकटेश का रिएक्शन लेने के लिए गए थे कि यार जीत के बाद तुमको कैसा महसूस हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग एंड दिस एंड दैट। बट वेंकटेश अय्यर ने वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये करी कि जस्ट पीछे उनके अभिषेक नायर खड़े हुए थे। वही अभिषेक नायर जिनके साथ रोहित शर्मा को पूरा ऑडियो वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ था। वो मुंबई से ताल्लुकात रखते हैं। अभी वो केकेआर के एज अ बैटिंग कोच जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक नायर के साथ में उनका वो पूरा वीडियो वायरल हुआ था। उन्हीं अभिषेक नायर को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि ये हमारे सपोर्ट स्टाफ के बहुत अहम मेंबर हैं, इन्होंने हमारी टीम को तैयार किया है, ये वो मेंबर हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आज केकेआर जीती है तो जीत का क्रेडिट सिर्फ इनको जाता है। एंड दिस इज अ रियलिटी। अभिषेक नायर बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और बस वो कहते हैं ना, कुछ खिलाड़ी जिनको कि मौका नहीं मिल पाता, वो कुछ उनमें से रहे हैं। दिनेश कार्तिक की भी उन्होंने काफी मदद करी थी एक समय पर। और केकेआर से जुड़ने के बाद में माना जाता है कि रिंकू सिंह को ग्रूम करने में भी उनका ही एक बहुत बड़ा हाथ है। साथ साथ आंद्रे रसेल का जो इस बार हमने बदला हुआ रूप देखा, जो उनकी फिजिक वगैरह काफी कम हुई है, उसके ऊपर भी अभिषेक नायर की ही बार बार बात की जाती है। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर ने उनका नाम ले लिया भैया कि अभिषेक नायर जो है उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद जब हर्षा भोगले उसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वो नीतीश राणा के पास में जाते हैं तो वहां पर वो गौतम गंभीर की बात करने लगते हैं कि यार जैसे ही गंभीर को केकेआर का मेंटोर बनाया गया, मैंने उनको तुरंत मैसेज किया, कांग्रेचुलेट किया, लेकिन गंभीर ने बोला कि ये तो तब होना चाहिए जब हम पोडियम पर ट्रॉफी उठाएंगे एंड दिस एंड दैट। मतलब नीतीश राणा ने भी अपना पॉइंट रख दिया कि भैया हमारे लिए तो गौतम गंभीर ही सर्वसर्वा थे। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी टीम में गुट नजर आएंगे। पिछली बार का मेरे को सीजन याद है 2023 का, इवन 2022 में भी तभी इस तरह की बातें हुई थी कि केकेआर परफॉर्म सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि इस टीम में गुटबाजी है। और अगर आपको रिसेंट एग्जांपल देखना है गुटबाजी का तो आपको मुंबई इंडियंस की तरफ देखना पड़ेगा। किस तरीके से मुंबई इंडियंस बुरी तरह से फेल हुई है, क्योंकि वहां पर भी ग्रुपिंग देखने के लिए मिली। चाहे आप रोहित शर्मा वाले खेमे की बात कर लो, आप हार्दिक पांड्या वाले खेमे की बात कर लो, एंड सेम थिंग वाज गोइंग ऑन इन केकेआर इन 22 एंड 23। और यही कारण रहा था कि वो लोग इतना नीचे खत्म हुए थे। अब यहां पर नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ने जो बयान दिया उसमें उनके साथ में कुछ और खिलाड़ी भी मौजूद थे, जो कि ऑब्वियसली बात है, अपनी अपनी बात, अपनी अपना साइड और अपनी अपनी बात लेने के लिए तैयार थे। बट यहां से आप एक चीज देखिए, केकेआर ने एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट जीता है, बहुत डोमिनेटिंग तरीके से टूर्नामेंट जीता है। तो ऑब्वियसली बात है, सब लोग वहां पर खुश थे। लेकिन ये जो क्रेडिट देने की होड़ लगी, यहां पर किसी से ये नहीं पूछा गया था कि आप जीत का श्रेय किसको देंगे। सवाल ये था कि हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस विन। बट वहां पर हर कोई क्रेडिट देना चाह रहा था कि नहीं यार अभिषेक नायर ने ऐसा कर दिया, नहीं यार गौतम गंभीर ने ऐसा कर दिया। इस बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने भरत अरुण का भी नाम लिया। भरत अरुण दरअसल वो बॉलिंग कोच है जिनको कि क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया है। आज की तारीख में वो केकेआर के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में भरत अरुण को भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और उन्होंने बाद में कहा भी कि हाँ यार हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी, सब चीजें किया, लेकिन ये जो क्रेडिट की जो वॉर है ना, ये कहीं ना कहीं केकेआर को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अगले साल वैसे भी आईपीएल का मेगा ऑक्शन है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इन सब चीजों के अंदर में चंद्रकांत पंडित की बात नहीं हो रही। अब आप सोचोगे यार चंद्रकांत पंडित कौन आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि केकेआर के जो हेड कोच हैं उनका नाम चंद्रकांत पंडित है। जी हाँ, हम लोगों ने गंभीर के बारे में काफी बातें सुन ली, अभिषेक नायर के बारे में काफी बातें सुन ली, हम लोगों ने भरत अरुण जी के बारे में काफी बातें सुन ली, बट चंद्रकांत पंडित वॉज द हेड कोच ऑफ केकेआर। और इनका भी पोर्टफोलियो कोई बहुत कमजोर नहीं है।
चंद्रकांत पंडित के अंडर में विदर्भ की अगर हम बात करें तो रणजी ट्रॉफी 18-19 दोनों सालों की विदर्भ ने जीती थी। मध्य प्रदेश के जब वो कोच बने तब साल 2022 में रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती थी। तो उनका पोर्टफोलियो रणजी ट्रॉफी में काफी स्ट्रांग है। और देखो, रणजी ट्रॉफी हमारे डोमेस्टिक सर्किट की एक बहुत बड़ी, बहुत रिस्पेक्टिव और बहुत ज्यादा मतलब थका देने वाली ट्रॉफी है। एक लंबा उसका पूरा प्रोसीजर होता है, काफी सारे राउंड्स में मैचेस होते हैं, और तो रणजी ट्रॉफी को जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मुंबई 40 से भी ज्यादा बार कर चुकी है। तो ऐसे में रणजी ट्रॉफी अगर आपको कोई ऐसा कोच जिताकर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी ही बात करनी चाहिए, बट यहां पर उनके बारे में भी कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आप क्रेडिट किसको देना चाह रहे हो। देखिए, मेरी नजर में आप बात करें तो श्रेयस अय्यर को भी हम लोगों को यहां पर नहीं भूलना चाहिए। यह बात जरूर है कि गौतम गंभीर की सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई थी। गौतम गंभीर ही ये तय कर रहे थे कि कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। गौतम गंभीर ही हर प्लेयर के ऊपर होमवर्क करके बता रहे थे कि भाई इस खिलाड़ी को, इस सिचुएशन को हमको इस तरीके से डील करना है। एंड गौतम गंभीर के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि एज अ प्लेयर 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2012 का आईपीएल, 2014 का आईपीएल, 2 बार का प्लेऑफ, एज अ मेंटोर एलएसजी को 2 बार प्लेऑफ में पहुंचा है। तो उनका जो पोर्टफोलियो है एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच एंड एज अ मेंटोर, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। मतलब आपको वहां पर काफी सारे स्टार्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जब गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी अगर टीम से जुड़ता है, और उनकी जो वो स्पीच काफी वायरल हो रही है कि आज के बाद इस टीम में कोई सीनियर, कोई जूनियर नहीं रह जाएगा, कोई डोमेस्टिक, कोई इंटरनेशनल नहीं रह जाएगा, सारे खिलाड़ी यहां पर बराबर हैं, सबको बराबर से हम लोग भी ट्रीट करेंगे, और हर एक खिलाड़ी को उसी तरीके से परफॉर्म भी करना है। मैं बस ये चाहता हूं कि 26 तारीख को हम लोग आईपीएल का फाइनल खेलें। जो उनकी स्पीच वायरल हो रही है उसके बाद में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि गौतम गंभीर जैसा क्रिकेटर जो होता है, वो हम जानते हैं गंभीर कितने ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के। हमने पाकिस्तान के साथ में उनको देखा है, हमने कोहली के साथ में उनको देखा है। तो जिस तरह का नेचर है गंभीर का, उस नेचर के सामने जो जूनियर खिलाड़ी रहते हैं ना, जो बहुत नीचे खेलते हैं, जो बहुत स्टार्टिंग लेवल के रहते हैं, वो कहीं ना सरेंडर हो जाते हैं। और जो खिलाड़ी, मतलब सुनील नारायण की हम बात कर सकते हैं। सुनील नारायण बिल्कुल खत्म पे खिलाड़ी था, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। वेस्ट इंडीज की टीम से वो बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सुनील नारायण को तैयार करना कि नहीं यार तुम ओपनिंग करोगे, आंद्रे रसेल को उस माइंडसेट से बाहर निकालना कि यार तुम खेल नहीं पा रहे हो, फिजिक के ऊपर काम करवाया गया। और इस बार हमने देखा आंद्रे रसेल ने क्या कमाल किया, इवन फाइनल में भी बंदे में 3 विकेट निकाले। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक इसीलिए होती है क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है गौतम गंभीर जैसा, जो कि आपको वहां पर मोटिवेट करने के लिए बैठा हुआ है। वो इसीलिए बैठा हुआ है कि आपको वो बताएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको पता सब कुछ होता है कि आपको क्या करना है और क्या चीजें सही रहेंगी, बट फिर भी आपको चाहिए रहता है कि यार काश कोई हमको बता देता कि यार इस सिचुएशन में क्या करना है, तो मैं इस सिचुएशन को और भी अच्छे से हैंडल कर लेता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं वही रोल निभाया है, और यही कारण रहा कि श्रेयस अय्यर को वो कुशन मिल पाया कि हाँ यार मैं खेल रहा हूं। हालांकि श्रेयस अय्यर के बारे में भी एक बात बता दूं मैं आपको कि कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ से जब ये खेल रहे तब भी इनको ही गंभीर की तरफ से कप्तानी मिली थी। लेकिन पिछले 2 सीजनों में भी श्रेयस अय्यर कप्तान थे और उनकी कप्तानी में टीम को जितना अच्छा कर नहीं पाई। तो ऐसे में फिर आपको ये सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि भैया जब मौका था तब अय्यर साहब ने तब क्यों कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।